जय हिंद। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो क्लास 12 का चैप्टर 11 है। इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो कितना होता है। चलो, इसके पहले आपको बताया गया था चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो चुंबकीय फ्लक्स अगर समझ में आया है तो ये भी बहुत आसान है, आपको ये भी समझ में आ जाए। तो चलो, तो चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हो भाई? कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या कह सकते हैं किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की माप होती है उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको φb से इंडिकेट करते हैं। और φb बराबर आपको बताया गया था BA cos थीटा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुंडली, आयताकार कुंडली ABCD है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रख के क्या की जाती है, घुमाई जाती है। और इस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, A है। जब इसको तेजी से घुमाओगे तब इसमें उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा? आप यहां लिख सकते हो कि φb इज इक्वल टू कितना, BA cos थीटा। क्लियर? ये पहले से चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बताया गया है कैसे आता है, ठीक है। तो φb इज इक्वल टू BA cos थीटा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा। और हम मान रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कि जो आयताकार कुंडली ABCD है इसका कोणीय वेग, यहाँ पे देख लो, अगर लिखते हैं कि इसका कोणीय वेग क्या है भाई, कोणीय वेग अगर ओमेगा है, क्लियर, तो डेल्टा टी समय में ये इसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो, फॉर्मूला जानते हो, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर हो जाएगा कोणीय वेग इंटू समयांतराल। क्लियर? अब देखो, कोणीय विस्थापन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, थीटा से। कोणीय वेग को किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से। और समय अंतराल आपका है तो डेल्टा टी लिखो या टी लिखो। तो थीटा इज इक्वल टू आप ओमेगा टी लिख सकते हो, तो थीटा के स्थान पे ओमेगा टी पुट करोगे तो ये मिलेगा 5v इज इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। ठीक है। तब फ्लक्स परिवर्तन, तब आप यहां नोट कर लो फ्लक्स परिवर्तन। तो फ्लक्स परिवर्तन को किससे इंडिकेट करते हो, डी टी ऑफ 5b से। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे हम लोग t के सापेक्ष, तो ये मिलेगा डी डी टी ऑफ 5b इज इक्वल टू, यहाँ पे ba तो कांस्टेंट है, इसका करोगे तो ये मिलेगा डी डी टी ऑफ cos ओमेगा टी। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा, आपको मिल जाएगा डी डी टी ऑफ 5b इज इक्वल टू, ये होगा माइनस BA, ये मिलेगा साइन ओमेगा टी। और पुनः एक बार इसका अवकलन करोगे ओमेगा टी का। क्लियर? तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आएगा और डी टी ऑफ टी का वैल्यू 1, तो ये आपको मिल गया फाइनली डी टी ऑफ 5b इज इक्वल टू माइनस, ये होगा BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? चलो, अब देखो, फ्लक्स परिवर्तन जब इतना हो गया तो आपको बताया गया था फैराडे का नियम, हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का जो प्रथम नियम है, जिसको आप न्यूमैन का भी नियम कहते हो। तो न्यूमैन के नियम से किसी भी कुंडली में हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना बताया गया था आपको, E इज इक्वल टू माइनस एन, अब बताया गया था डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? जहां पे यन क्या है, इस कुंडली में फेरों की संख्या, तो मान लो इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या क्या, कैपिटल एन है, तो फैराडे के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, E इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस एन, आप यहां लिखोगे डी डी टी ऑफ 5b या डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी, तो इसके रूप में लिखे हैं और इसका वैल्यू इतना है, तो रखोगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो आपको मिलेगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो देखो, अगर किसी भी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख के जब उसको घुमाओगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यही उत्पन्न होगा, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां N क्या इस कुंडली में फेरों की संख्या है, B क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, A क्या है उस आर्मेचर कुंडली का क्षेत्रफल है, ओमेगा क्या उसका कोणीय वेग है। क्लियर? तो आपको मिला NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी मिला। और जानते हो आप कि साइन का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, साइन का जो अधिकतम मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि E का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कितना हो सकता है, जिसको उसका शिखर मान या हम क्या महत्तम मान या उसको आयाम कहते हैं, तो यदि मान लेते कि इसका महत्तम मान के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, तो इसके महत्तम मान को हम लोग इंडिकेट करें ई नॉट से, तो ई नॉट इज इक्वल टू मिलेगा, या आप कह सकते हो ये ई ही है। अब यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन बी ए ओमेगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जिसको किससे इंडिकेट करोगे, ई नॉट से, तो ई जीरो भी पढ़ सकते हो इसको, ई जीरो इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। आपको ये मिला एन बी ए ओमेगा। क्लियर? यहां पे याद रखना ई नॉट को ई जीरो को आप क्या कहोगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, पिक वैल्यू भी कह सकते हो, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। तो ये आपका आयाम है, महत्तम मान है, शिखर मान है, जो चाहे वो कह लो, ठीक है, एन बी ए ओमेगा। क्लियर? चलो, तब आपको यहां से E का वैल्यू मिलेगा, E इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो गया E नॉट, और पहले से था साइन ओमेगा। क्लियर? अब देखो यहां पे हमको क्या मिला, चलो यहां देखो E बराबर आपको मिला E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो वैल्यू है इस कुंडली यानी ए बी सी डी जो आर्मेचर कुंडली है उसमें ये क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें, अगर इस आर्मेचर कुंडली से अगर हम क्या कर दें, किसी परिपथ को जोड़ दें, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, या कैसे तो विभव जो उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। यानी कि इसी के तर्क में आप कह सकते हो क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जैसे करोगे तो ई के स्थान पे आप क्या नोट करोगे, भी, तो ये मिलेगा भी इज इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये जहां पे भी नॉट क्या है, इसका शिखर मान है। क्लियर? अब चलो, अब यहां से कहें कि अगर बात करते हैं कि उस परिपथ में धारा भी बहने लगे, जिसमें ये क्या प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी है, तो प्रत्यावर्ती धारा कितनी मिल जाएगी, देखो ये प्रत्यावर्ती धारा आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये इसकी प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी। अब आप देख लो कि अगर हम तीनों इक्वेशन नोट कर दिए, ये पहला नंबर इक्वेशन अगर ले ले तो पहला इक्वेशन जो है ये इंडिकेट करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल को, किस कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। अब ये इंडिकेट करता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, कि उस कुंडली के सिरों के बीच कितना प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। अब ये इंडिकेट करता है इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, जो इंडिकेट करता है ये उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा जो होती है कितनी है, वो इसको इंडिकेट कर रहा है। अब चलो इसमें थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब यहां तक चलो पहले नोट कर लो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो, नहीं तो बाद में कहते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से 100% ही कर रहे 200% आप ये कंफर्म हो जाओ कि इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, 100% होता है, और 100% आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि मान लेना कि इसी चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा ही तो बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगर इसमें हम लोग चलो देखो यहाँ पे हमको ये सारा इक्वेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच ग्राफ देखना है कि इन दोनों का ग्राफ क्या होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और एक क्या प्रत्यावर्ती जो धारा है, इन दोनों का ग्राफ देखना है। तो कैसे देखेंगे और किसके साथ देखेंगे, जिस समय के सापेक्ष इसका ग्राफ क्या होता है। चलो समय के सापेक्ष इसका ग्राफ देखना है तो क्या करोगे, ये प्लस पॉइंट होता है, ये क्या होगा, माइनस पॉइंट होगा। अब देखो साइन है तो साइन का ग्राफ तो भाई ऐसे ही चलेगा, और पहले से भी आपको पता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग जिसको कहते हैं, एसी करंट जिसको कहते हैं, यही है, इसका ग्राफ यही है। अब यहां पे कहें तो ये आपका ये लिख सकते हो भी तथा आई का ग्राफ है, ये जो पॉइंट है आपका समय का है, टाइम का है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो जब साइन जीरो करोगे, साइन 0 डिग्री की बात करें या समय के सापेक्ष चल रहे हो तो समय पे ही देखो। जब समय स्टार्ट हुआ था, जैसे हम धारा देना स्टार्ट किए, जैसे उसको घुमाना स्टार्ट किए कह सकते हो, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे निकला तो दोनों ग्राफ इसी में इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका टाइम है जो टी है वो कितना है, 0 है। अब हम बात करें कि यहां से जब यहां तक चले तो कितना समय लगा, और यहां से यहां तक चले तो कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, एक चक्कर यानी किसी पिंड द्वारा एक यानी किसी कण द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। तो एक चक्कर कैसे लगा, यहां से यहां गया और यहां से पुनः अपनी मूल अवस्था में आया, तो एक चक्कर, तो इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, टी होगा। यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टी है, तो ये टाइम क्या होगा, टी बाई 2 हो जाएगा।
अब यहां से यहां तक t/2 है, तो यहां से यहां तक t है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, t/2 होगा। बट यहां से इसको काउंट कर रहे हो तो t में t/2 जोड़ोगे तो ये होगा आपका 3t/2। अगर ऐसे आगे बढ़ना है तो इतना सर्कल का अगर बात करोगे तो इसमें लिखेंगे t/2। चलो अब ये इसी में अगर हम धारा की बात करें तो अभी देखो इन दोनों का क्या है, आयाम समान है, ठीक है, तो दोनों एक ही साथ चलेंगे। जब दोनों एक साथ चलेंगे इसको आप इंडिकेट कर लो, ये है v = v0 sin ω t, और ये वाला पॉइंट है आपका I = I0 sin ω t, और इसमें इसका ये मैक्सिमम जिसको आप v0 कर रहे हो यही इसका आयाम है, शिखर मान है, वोल्टेज का अधिकतम मान ये जाएगा, ठीक है, तो इसको v0 कहते हैं। अब ये छोटा डॉटेड है, ये आपका I0 है, तो इसको यहां इंडिकेट कर लो तो आपको मिलेगा कितना, I0, और जो इधर की तरफ आएगा ये निगेटिव होगा आपका यहाँ, ठीक है। चलो क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, ये आपका क्या है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज या कह सकते हो प्रत्यावर्ती धारा, दोनों का ग्राफ है। हम इसमें देखेंगे कि सर्किट जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है अगर अग्रगामी है, प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये सब कुछ देखेंगे। बट आप इस चीज को जरूर कंठस्थ कर लो, याद कर लो कि E = E0 sin ω t, V = V0 sin ω t, I = I0 sin ω t, ये आपका इक्वेशन है किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का है, ये आपका इक्वेशन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, और ये आपका इक्वेशन है प्रत्यावर्ती धारा का। क्लियर। चलो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, चलो फिर ठीक।